नेटवर्क्स का। पहला टॉपिक है बैच नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हम शुरू से करते आए हैं अपने डेटा को, लेकिन वो इनपुट लेयर पे हम परफॉर्म करते थे। जो हमारा डेटा आता था हम उसको इस तरीके से नॉर्मलाइज करते थे कि उसका मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस 1 हो। लेकिन डीप लर्निंग के दौरान जो इंटरमीडिएट लेयर्स होती हैं वो डेटा पे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर रही होती हैं। तो उन ट्रांसफॉर्मेशंस को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रहे और मीन जो है 0 रहे। तो हमें जो है दोबारा से नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। इस मकसद के लिए हमारे पास कीरास के अंदर बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर है, जो 2015 में एक पेपर में जो है एओफी और जैचडी ने प्रेजेंट किया था ये कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से आप जो है डेटा को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हम बड़े डीप नेटवर्क्स को ट्रेन कर सकते हैं। जो रेजिडुअल कनेक्शन की वजह से भी हमें ये फ़ायदा हासिल होता है। रेजिडुअल कनेक्शंस अगर आप ना यूज़ करें, बैच नॉर्मलाइज कर लें, तो उससे भी जो है जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होता है कि ग्रेडियंट जो है ग्रेजुअली जो है ज़ीरो की तरफ जा रहा होता है। तो उस मकसद को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करें हर लेयर के बाद। तो ये कैसे काम करता है? इट वर्क्स बाय मेंटेनिंग एन एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज ऑफ द बैच वाइज मीन एंड वेरिएंस। ज़्यादातर जो हमारे पास आर्किटेक्चर्स हैं, जिसके अंदर जो है रेसनेट हो गया, इंसेप्शन हो गया, एक्सेप्शन हो गया, और बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं, उसमें बैच नॉर्मलाइजेशन जो है परफॉर्म की जाती है। इसका तरीका क्या होता है? जिस लेयर के बाद आपको बैच नॉर्मलाइज करना हो, आप बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर को ऐड कर दें, तो ये बैच नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म हो जाएगी। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है बैच रीनॉर्मलाइजेशन का, जो ईओफी ने 2017 में अपने एक पेपर में प्रेजेंट किया। ये ज़्यादा बेहतर है। मज़ीद आगे जाए तो आप के पास सेल्फ नॉर्मलाइजिंग न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जिसमें जो है एक स्पेसिफिक एक्टिवेशन फंक्शन सेलू के नाम से। तो एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं? जो कि हर लेयर में आखिर में जो डॉट प्रोडक्ट निकल रहा होता है पिछली लेयर के इनपुट और वेट्स का, और वो एक्यूमुलेट हो रहा होता है, उसके ऊपर फिर एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है, जिसकी मदद से हम जो है अगर सेलू का एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करें तो 0 1 के बीच में वैल्यूज़ को ला सकते हैं। एंड देन वी हैव अ स्पेसिफिक इनिशियलाइजर जो कि आपको यूज़ करना पड़ेगा। बहरहाल ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सेल्फ नॉर्मलाइजिंग न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ डेंस कनेक्टेड नेटवर्क्स के लिए ही अभी लिमिटेड है, और बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स इसके रेप्लिकेट नहीं हुए हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आपके टूल बेल्ट में होना ज़रूरी है, डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन। इसमें आप क्या करते हैं, जितने भी चैनल्स हैं उसको आप सेपरेटली उन पर कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं, एंड देन उसके बाद पॉइंट वाइज कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करके आप फिल्टर्स या चैनल्स की तादाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है। नॉर्मली क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन में आप चैनल वाइज अलग अलग जो है कॉन्वोल्यूशन अप्लाई नहीं करते, जबकि डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन के अंदर आप चैनल अलग कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं गूगल पे, तो ये डायग्राम अगर आप देखें, ये आपके पास एक इमेज है, ये इसकी विड्थ और हाइट है, और ये मुख्तलिफ चैनल्स हैं इसके ऊपर।
हर चैनल को अलग अलग करके उसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की जा रही है। ये कर्नल है जिसके थ्रू हर चैनल पे अलग अलग कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की जा रही है और फिर इनको मर्ज किया जा रहा है। तो इमेज का साइज तो छोटा हो गया, एक रो ऊपर से, एक रो नीचे से, एक रो लेफ्ट, एक कॉलम लेफ्ट से, एक कॉलम राइट से सेपरेट हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ चैनल सेम रहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन से इमेज का साइज तो वही रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर फिल्टर्स जो है कम या ज़्यादा करके चैनल्स की तादाद को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। So that is depth-wise separable convolution. So this is equivalent to separating the learning of spatial features and learning of channel-wise features. तो स्पेशल फीचर्स जो कि विड्थ और हाइट से रिलेटेड हैं अलोंग द स्पेस, और चैनल वाइज फीचर्स ये अलग अलग हो जाते हैं। चैनल वाइज अलग अलग कर लिया आपने, उसके ऊपर फिर स्पेशल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया आपने। तो इस तरीके से जो है आप बहुत फास्ट ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था, इससे बड़ी फास्ट ट्रेनिंग होती है और इसमें कम पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं और स्मॉलर और स्पीडियर मॉडल बन सकता है। और it tends to learn better representations using less data, resulting in better performing models. तो ये डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया है। चैनल्स को स्प्लिट कर लिया आपने, अलग अलग चैनल्स कर लिए, हर चैनल पे आपने कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया 3 by 3 और उसको कंकैटिनेट कर दिया। तो ये स्पेशल फीचर लर्निंग हो रही है। फिर उसके बाद 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करके आप चैनल वाइज फीचर्स की लर्निंग परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये आप जो है इस्तेमाल करते हुए लाइट वेट मॉडल्स बना सकते हैं, या ख़ास तौर पर जब आप जो है छोटे मॉडल्स को जिसमें डेटा कम हो उस पर आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे ये बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। हमने ये अप्लाई करके भी देखा था। सेपरेबल कॉन्स्टूडी के नाम से एक जो है लेयर मौजूद है कीरास के अंदर, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइपर पैरामीटर्स ऑप्टिमाइजेशन। हाइपर पैरामीटर्स और नॉर्मल पैरामीटर्स में क्या फ़र्क होता है? हाइपर पैरामीटर्स जैसे आपके पास नंबर ऑफ़ लेयर्स, हर लेयर में कितने न्यूरॉन्स लगेंगे, लर्निंग रेट क्या होगा एंड सो ऑन, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करना है, बैच नॉर्मलाइजेशन करनी है या नहीं करनी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हाइपर पैरामीटर्स में आते हैं, जबकि पैरामीटर्स आपके वेट्स होते हैं, हर न्यूरल नेटवर्क की लेयर के वेट्स। तो हाइपर पैरामीटर्स की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग रेट क्या रखना चाहिए, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ लेयर्स कितने होने चाहिए एंड सो ऑन। तो ये एक एक्सपीरियंस के साथ आपको आता है। एक्सपीरियंस प्रोग्रामर जो है उसकी एक इंट्यूशन डेवलप हो जाती है जिसके मुताबिक वो ये काम कर सकता है। एक जनरल फ्लो तो हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था और यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है। हाइपर पैरामीटर्स की आप सिलेक्शन करते हैं और अपने मॉडल को एवेलुएट करते हैं। अगर मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी आती है तो आप थोड़ा सा और वेट बढ़ा के, थोड़ा सा और नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ा के या न्यूरॉन्स बढ़ा के आप चेक करते हैं। ग्रेजुअली आप जो है नेटवर्क का साइज़ बढ़ा रहे होते हैं। जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हुई वहाँ पे आप रुक जाते हैं, मज़ीद जो है लेयर्स नहीं बढ़ा सकते आप। फिर आप क्या करते हैं, ड्रॉप आउट लेयर हो गया, रेगुलराइजेशन, इस तरीके से जो है आप मॉडल की परफॉर्मेंस को अच्छी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो द फील्ड इज़ वेरी यंग और हमारे पास बहुत कम टूल्स अवेलेबल हैं। रैंडम सर्च है, ग्रिड सर्च है, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ टूल्स हैं, जैसे हाइपर ऑप्ट के नाम से टूल है, हाइप्रास के नाम से टूल है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी मदद से जो है हम हाइपर पैरामीटर्स की ऑप्टिमल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट मॉडल इंसैम्बलिंग का। अच्छा, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे लेक्चर्स की, वो आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी।
मॉडल इंसैम्बलिंग एक और कॉन्सेप्ट है। जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉडल्स हों, वीक लर्नर्स हों, वो मिलके जो है एक पावरफुल लर्नर बना सकते हैं, पावरफुल मॉडल बना सकते हैं। मॉडल इंसैम्बलिंग का मतलब क्या, बहुत सारे वीक मॉडल्स को कंबाइन कर दिया जाए। वो मॉडल कम से कम इतना तो हो कि वो बेस लाइन मॉडल से, रैंडम गैसिंग से बेहतर हो, बेस लाइन मॉडल से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो। तो अगर आप केगल कॉम्पिटिशन देखें तो केगल कॉम्पिटिशन में ज़्यादातर जो है, जो इन्होंने सैम्पल लर्निंग की होती है, वही ज़्यादातर जीतते हैं कॉम्पिटिशन को। अच्छा, चैप्टर 5 की तो मैंने इंडिविजुअली बना दी थी, उस वक्त जो है रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, तो मैं वही रिकॉर्डिंग्स ही मैंने अपलोड कर दी हैं, बजाय इसके कि मैं अलग से रिकॉर्ड करता। ये हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो इस वजह से मैंने बनाई नहीं है अलग से वीडियोस। ठीक है, आई डोंट फील कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे क्लास की रिकॉर्डिंग्स ही अवेलेबल हैं। तो इंसैम्बलिंग से क्या फ़ायदा होता है, जो कि वीक लर्नर्स हैं, भले वीक लर्नर है लेकिन बेस लाइन से अच्छे हैं, तो बहुत सारे वीक लर्नर्स जो है वो डेटा के डिफरेंट एस्पेक्ट को कैप्चर कर सकते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं को डेटा के कैप्चर किया जा सकता है। तो जब ये कंबाइंड होंगे तो डेटा का हर पहलू जो है वो कवर हो जाएगा, तो वो ओवरऑल जो है वो एक अच्छी एक्यूरेसी या प्रिडिक्शन दे रहा होगा। तो द ईजिएस्ट अप्रोच के जो है, आप प्रिडिक्शंस को पूल कर लें। अगर आप जो है फॉर एग्जांपल रेग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो रेग्रेशन में आप जो है एवरेज निकाल सकते हैं, क्लासिफिकेशन में आप वोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉडल ए ने कुछ प्रेडिक्शन की, मॉडल बी ने, सी ने, डी ने, इसको एवरेज कर लिया आपने, प्लस करके इनकी प्रेडिक्शन को डिवाइड बाय 4 कर दिया। ठीक है जी। इसके अलावा जो है, आप जो है क्लासीफायर को इंसेंबल करने के लिए वेटेड एवरेजिंग भी कर सकते हैं। किसी क्लासीफायर की जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आ रही है या लॉस कम आ रहा है, उसको ज़्यादा वेट दे दें, और जो ख़राब क्लासीफायर्स हैं उनको कम वेट दे दें। जितने डाइवर्स किस्म के क्लासीफायर्स होंगे या मॉडल्स होंगे, उतनी अच्छी आपकी जो है फाइनल परफॉर्मेंस आएगी। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें बैगिंग और बूस्टिंग है, जिसकी मदद से जो है आप अपने मॉडल इंसैम्बलिंग की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम। हमारी गैस आ रही है।